खूबसूरत बंगले में मुझे काम मिला तो मैं बहुत खुश हो गई थी, क्योंकि मुझे काम की शदीद ज़रूरत थी और उस बूढ़ी औरत ने मुझे देखते ही काम पर रख लिया। फिर जब मैंने खाना बनाकर उनके सामने रखा तो उसकी खुशबू से ही वो मुतासिर हो गई और कहने लगी, लड़की, लगता है तेरे हाथ में बहुत जायका है। मैं अपनी तारीफ पर खुश हो गई थी। दोनों बूढ़े मियाँ बीवी उस बंगले में अकेले रहते। गो कि ये बंगला बहुत बड़ा था और यहाँ पर मुझे खौफ भी महसूस होता, क्योंकि इतने बड़े बंगले में दो अकेले मियाँ बीवी की मौजूदगी हैरान कुन थे, लेकिन वो दोनों आपस में खुश रहते। फिर एक दिन मैं किचन में खाना बना रही थी जब अचानक ही मुझे बहुत सारे लोगों की आवाजें आने लगी, जैसे लोग कुछ मिलकर शोर कर रहे हों। मैं जैसे ही इधर उधर देखने लगी तो पूरा बंगला खाली पड़ा था। ऐसे में ये आने वाली आवाजें हैरान कुन थी। फिर मैं हैरान रह गई जब मैंने देखा एक तरफ से ये आवाजें शदीद होती जा रही थी। मैं उन आवाजों को सुनती हुई उनके करीब गई तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि यहाँ तो एक तहखाना था जिसके अंदर से मुझे बहुत सारे लोगों की बातें करने की आवाजें आ रही थी। ये देखकर खौफ के मारे मेरा पूरा वजूद पसीने से शराबूर हो गया था। बेइख्तियार मैंने तहखाने का दरवाजा खोला। जैसे ही अंदर जाने के लिए उसकी सीढ़ी पर कदम रखा तो अचानक ही किसी ने मुझे पीछे से जोर से खींचा था। मैं एकदम जमीन पर गिरी थी। जैसे ही नजर उठाकर देखा तो मारे खौफ के मेरे मुंह से बेइख्तियार चीख निकली थी। मेरा नाम सकीना है। मेरा ताल्लुक एक इंतहाई गरीब घराने से था। हम 5 बहन भाई थे, जिसमें से मैं सबसे बड़ी थी। अब्बा मेहनत मजदूरी करते। जब तक वो जिंदा रहे हमें कुछ खबर नहीं थी कि बाहर की दुनिया कैसी है और कैसे कमाया जाता है और अब्बा कैसे कमा कर घर लाते हैं। हम तो बस ऐश करते थे। ये नहीं था कि पैसों में खेल रहे थे, लेकिन फिर भी हम हंसी खुशी अम्मा अब्बा के साथ अपनी जिंदगी जी रहे थे। लेकिन हमारी खुशियों को नजर लग गई जब अब्बा का एक हादसे में इंतकाल हो गया। 3 दिन तक हम सारे बहन भाई रोते पीटते रहे। अम्मा की हालत बुरी थी, क्योंकि घर में इतने भी पैसे नहीं थे कि अम्मा अब्बा के कफन दफन का इंतजाम कर सकती। नाचार पड़ोसियों ने ही कुछ मदद की। फिर पड़ोस की कुछ औरतें मुझे समझाते हुए कहने लगी, देख बेटी, तेरी माँ भी तो इद्दत में है, ऐसे में वो घर से बाहर नहीं निकल सकती, इसलिए अब तुझे ही घर चलाना होगा। जैसे हमारी बेटियां फैक्ट्री में काम वाम करके अपने घर का गुजारा करती हैं, इसी तरह तुम भी कोई काम ढूंढ लेना, ताकि इज्जत से सर छुपाकर अपने इसी कमरे के मकान में जिंदगी गुजारती रहो। अगर वो सब औरतें मुझे ना भी समझाती तो तब भी मुझे अच्छी तरह मालूम था कि अब्बा के बाद मुझे इस घर का मर्द बनना था। दोनों छोटे भाई अभी तो बहुत छोटे थे, जबकि मैं 19 साल की एक नौजवान लड़की थी। कहाँ अब्बा मेरी शादी के ख्वाब देखते थे और कहते कि मैं तो तुझे रुखसत करके ही जाऊंगा, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि वो मेरी शादी से पहले ही इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे, क्योंकि मैं काम की तलाश में मारी मारी फिरने लगी। इतना आसान भी नहीं था काम ढूंढना। मैं क्योंकि इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं थी, गुर्बत ने मुझे पढ़ने लिखने में भी इजाजत नहीं दी थी। हाँ, मैं खाना बहुत अच्छा बनाती थी, लेकिन फैक्ट्री में काम करने का मुझे कोई तजुर्बा नहीं था। फिर पूरे 3 दिन तक मैं काम के लिए भटकती रही। मुझे कहीं भी काम नहीं मिला। चौथे दिन मैं उस सुनसान सड़क पर से गुजर रही थी जब मेरी नजर उस खूबसूरत बंगले पर पड़ी। ये एक पौश इलाका था। यहाँ पर वीरानी और उदासी छाई हुई थी। यहाँ काम के लिए एक लड़की की जरूरत है। मैं उस तहरीर को पढ़कर खुश हो गई थी कि मैं जैसे ही अंदर गई तो सामने एक बूढ़ी औरत को देखकर मुझे बहुत खौफ महसूस हुआ, क्योंकि वो इंतहाई अजीब सी थी। बड़े ही अजीब तरीके से सोफे पर बैठी वो मुसलसल टीवी देखे जा रही थी, जिस पर एक खौफनाक फिल्म चल रही थी। मैंने धीरे से जाकर उन्हें सलाम किया। उसने सर से पांव तक मुझे देखा था। फिर मैं घबराए हुए लहजे में कहने लगी कि मैं यहाँ काम की तलाश में आई हूँ। उसने मुझे बड़े गौर से देखा, फिर कहने लगी, तुम खाना बना लेती हो? मैंने हाँ में सर हिला दिया तो वो कहने लगी, ठीक है, अभी मुझे कुछ बनाकर दिखाओ, अगर तुम पास हो गई तो मैं तुम्हें काम पर रख लूंगी। फिर मैंने गोश्त का सालन बनाया जो उसे बहुत पसंद आया। उसने मुझे काम पर रख लिया। मैं खुश हो गई और अम्मा को कहने लगी कि अम्मा, आज मुझे काम मिल गया है, मैं एक बंगले में काम करूंगी।
अम्मा कहने लगी कि अब तू नौकरानी वाला काम करेगी। मैंने तो ये सोचा भी नहीं था। मैंने कहा, अम्मा काम छोटा बड़ा नहीं होता, अगर मैं नहीं करती तो आप करती। इससे बेहतर है कि मैं इस घर का सहारा बन जाऊं और आप छोटे बहन भाइयों का ख्याल रखें। अम्मा ने बड़े प्यार से मेरे सर पर हाथ फेरा और मज़ीद दुआएं देने लगी। दूसरे ही दिन मैंने उस बंगले पर आना जाना शुरू कर दिया था। मैंने देखा वो बूढ़ा और बूढ़ी एक दूसरे में ही मगन रहते थे। मैं उनसे पूछना चाहती थी कि उनकी औलाद कहाँ है और वो इतने बड़े बंगले में अकेले क्यों रहते हैं, लेकिन ये सब पूछने की हिम्मत मेरे अंदर नहीं थी, क्योंकि मैं यहाँ की एक मुलाजमा थी और वो मेरे मालिक। मुलाजमा को ज़ेब नहीं देता कि वो मालिक से उनकी ज़ाती ज़िंदगी के सवाल पूछे, लेकिन उस दिन तय खाने से आने वाली आवाज़ों ने मुझे चौंका दिया था। लेकिन बूढ़ी औरत ने जिस तेजी से मुझे पकड़कर पीछे की तरफ खींचा था, उसे देखकर मेरे मुंह से चीख निकल गई थी। फिर वो गुस्से से मुझे देखते हुए कहने लगी, यहाँ पर क्या कर रही हो तुम? ये एक तय खाना है। वो अम्मा जी, मुझे यहाँ से अजीबो गरीब आवाजें आ रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे बहुत सारे लोग मिलकर बातें कर रहे हों। मैंने उन्हें हकीकत बताने का फैसला किया था। वो चंद लम्हे खामोश रहीं, फिर कहने लगी, तुम्हारा वहम होगा या फिर टीवी चल रहा होगा। लड़की देखो, मुझे डराने की कोशिश नहीं करो। अब उन्होंने मुझे किचन में भगा दिया था। बंगले में लातादाद कमरे बने हुए थे और स्टोर भी, जिनमें से अजीबो गरीब पुराना और बोसीदा सामान भरा हुआ था। अब मैं यहाँ की सफाई भी करती और खाना भी बनाती थी। उस पूरे बंगले की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर थी। यूं तो वो बूढ़ी औरत मुझे तनख्वाह मुनासिब दे रही थी, लेकिन काम भी बहुत ज्यादा था। फिर उसने मुझे एक दिन ऊपर वाले कमरों की सफाई करने का कहा तो मैं यहाँ चली आई। मैंने देखा कि ये एक कमरा था जिसमें एक अलमारी भी रखी हुई थी, लेकिन सारा सामान इंतहाई पुराना था। जैसे ही मैंने अलमारी खोली तो उसमें पड़े हुए पुराने कपड़े जो गल सड़ गए थे, उनसे अजीब सी बदबू का भुभका उठ रहा था। लेकिन अलमारी के अंदर रखे हुए एक एल्बम पर मेरी नजर पड़ी तो मैं हैरान रह गई। मैं उस एल्बम को उठाकर देख रही थी, क्योंकि उसमें एक फैमिली की तस्वीर थी जिसमें वो दोनों बूढ़े मियाँ बीवी थे। हर तस्वीर में उनके गिर्द बच्चे और नौजवान लड़के लड़कियां मौजूद थे। शायद ही उनका खानदान था, लेकिन आज उनका खानदान कहाँ है? सारे लोग बहुत खूबसूरत थे। फिर मैंने वो एल्बम वापस रख दिया। मेरा इरादा था कि मैं उन सारे कपड़ों को बाहर ले जाकर आग लगा दूं, क्योंकि ये इंतहाई बोसीदा हो रहे थे। जब मैंने अम्मा जी से ये बात कही तो उन्होंने मुझे घूरते हुए कहा कि खबरदार, जो यहाँ की एक चीज भी जलाने की कोशिश की तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। वो गुस्से की तेज तो नहीं थी, लेकिन जल्दी गुस्सा आ जाता। फिर मैं सोचने लगी कि शायद इन्हें अपने खानदान की इन चीजों से मोहब्बत होगी, तभी तो वो किसी को हाथ लगाने नहीं देती। लेकिन अब मैं एक और परेशानी में मुब्तला हो चुकी थी। जैसे ही खाना बनाकर रखो तो आधा गायब होने लगा। घर में हम तीनों के अलावा और कोई नहीं था, तो फिर खाना कौन उठा सकता था? जब भी मैं उन दोनों बूढ़े मियाँ बीवी के लिए खाना टेबल पर लगाती तो वो खाना थोड़ा सा ही बचा हुआ होता। फिर मैं परेशानी से एक दिन अम्मा जी से कहने लगी, इतने दिन से मेरे साथ बड़ा मसला हो रहा है। मैं जब भी खाना बनाती हूँ तो वो खुद ब खुद न जाने कैसे गायब हो जाता है, न जाने इसे कौन उठा कर ले जाता है। मैं बहुत परेशान थी। मैंने देखा अम्मा के चेहरे पर सोच की परछाई थी, जैसे वो किसी गहरी सोच में डूब गई हो। फिर बड़बड़ाते हुए कहने लगी, लगता है वो रह नहीं पाती इस खाने के बगैर। तुम खाना ही इतना अच्छा बनाती हो बेटी। कौन अम्मा जी, आप किसकी बात कर रही हैं? मैं हैरानी से उनसे पूछ रही थी। तभी वो पूरे सरार लहजे में कहने लगी, वो यहीं रहते हैं, मैं उन्हें अच्छी तरह जानती हूँ, वही खाना चोरी करते हैं। लेकिन आप किसकी बात कर रही हैं? मेरा दिल जोर जोर से धक धक कर रहा था। तो उसने इधर उधर देखा और मेरे कान में सरगोशी करते हुए कहने लगी, इस घर में रहने वाले वही खाना चोरी करते हैं, हमारे साथ इसी घर में आबाद हैं। उनकी बात सुनकर मारे खौफ से मैं उछल पड़ी थी। ये अब क्या कह रही हैं अम्मा जी? खुदा के लिए मुझे डराए नहीं, मुझे इन चीजों से बहुत डर लगता है। मैंने उनके सामने हाथ जोड़ दिए थे। वो जोर से हंसने लगी, फिर कहने लगी, अरे पिछले 40-50 सालों से हम इस घर में रह रहे हैं, हमें तो कभी खौफ महसूस नहीं हुआ।
तो तुम्हें भी डरने की जरूरत नहीं है। लगता है उन्हें तुम्हारा खाना पसंद आ गया है। अब तो हम खुश नसीब लोगों में शामिल हो जाएंगे। क्या मतलब है आपका? मैं डरते डरते उनसे पूछने लगी तो वो मुस्कुराते हुए कहने लगी, हमारे घर में रहने वाले नेक जन्नात हैं। अगर वो तुम्हारा बना हुआ खाना लेकर जाते हैं तो तुम्हें खुश होना चाहिए। अरे वो तुमसे खुश होंगे तो तुम्हें माला माल कर देंगे। तुम जानती हो हमारी दौलत का राज क्या है? ना तो मैं काम करती हूँ ना मेरा शोहर। हम तो यहाँ इस बंगले में अयाशी करते हैं इस दौलत की वजह से जो वो हमें देते हैं। अब मैं परेशान थी, उनकी ये बातें सुन रही थी। तो क्या वो इसी घर में रहते हैं? लेकिन कौन से कमरे में? अब मैं चारों तरफ खौफजदा नजरों से देख रही थी। तो वो कहने लगी, कमरे में नहीं, वो इस घर के तय खाने में रहते हैं। बहुत ज्यादा घूमना फिरना नहीं करते, लेकिन रात को वो आजाद होते हैं। इसीलिए तो मैं तुम्हें रात को रुकने नहीं देती। उनकी आंखें बड़े खौफनाक अंदाज में चमक रही थी। मैं सहमी बैठी थी। इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि उठकर किचन में चली जाती। तो इसका मतलब है कि वो मेरे आसपास रहते हैं, घूमते फिरते हैं, लेकिन मुझे दिखाई नहीं देते, जबकि अम्मा को ये बात पहले से ही मालूम है। फिर शाम को मैं खाना लगा रही थी। दोनों बूढ़े बूढ़ी बैठकर उनके बारे में ही बातें कर रहे थे। फिर बूढ़ा कहने लगा, आखिर इसे भी ये राज पता चल गया कि हमारे घर में कौन रहते हैं। तो अम्मा जी कहने लगी, हाँ मैंने ही उसे बताया है। ये परेशान हो रही थी कि आधा खाना कैसे गायब हो जाता है। अब मैं इसे कैसे बताऊं कि इससे पहले जो काम करने वाली मुलाजमा थी वो भी इन्हीं चीजों से डर कर भागी थी। लेकिन मैं इस लड़की से कह रही हूँ कि ये अच्छा सा खाना बनाए और उन्हें खुश करेगी तो हमारी तरह इसके भी दिन बदल जाएंगे। बूढ़ा कहने लगा, हाँ मेरी बीवी ठीक कहती है। अगर तुमने अपने घर के हालात बदलने हैं और माला माल होना है तो उन्हें खुश करने की कोशिश करो। देखो, डर कर भागना नहीं। अब मुझे पूरी शिद्दत से रोना आ रहा था। ये मैं किस अजाब में फंस चुकी थी। पहले ही मुझे काम नहीं था और अब अम्मा जी अजीबो गरीब बातें सुना रही थी। लेकिन उन्होंने मुझे जो बताया था इस बात पर मैं चौंक गई थी कि उनकी वजह से हम माला माल हैं। मैं सच में ही ये बातें सुनकर हैरान रह गई थी कि ये दोनों मियाँ बीवी तो कोई काम भी नहीं करते, फिर इनके पास इतना पैसा कहाँ से आता है। पर मैंने दूसरे ही दिन अम्मा की बात पर अमल करना शुरू कर दिया और मजे मजे के खाने बनाने लगी। अम्मा जी का कहना था कि वो गोश्त बड़े शौक से खाते हैं और उनकी खुशबू से मुतासिर होकर खाना चोरी करने आते हैं। तभी मैं गोश्त बनाने लगी जिसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाती। लेकिन जैसे ही मैं इधर उधर होती तो आधा खाना खुद ब खुद गायब हो जाता। मैं समझ जाती कि वो खाना लेकर जा चुके हैं। अभी इस बात को एक हफ्ता ही गुजरा था जब एक दिन अम्मा ने मुझे अपने पास बुलाया और कहने लगी, वाह लड़की, तुमने तो कमाल कर दिया। कल रात ही वो मेरे पास आए थे और कहने लगे कि ये लड़की खाना बहुत अच्छा बनाती है, इसकी तनख्वाह में इजाफा कर दो। ये सुनकर तो खुशी से मेरा बुरा हाल हो गया। तो अम्मा कहने लगी, आज से तुम्हारी तनख्वाह 1 लाख होगी। उन्होंने ही मुझे ऐसा करने को कहा है। तुम उनके लिए बहुत अच्छा खाना बनाती हो, उनका ख्याल कर रही हो। वो नेक जन्नात है, इसीलिए तुम्हारे साथ इतनी नेकी कर रहे हैं। ये सुनकर तो मैं हवाओं में उड़ रही थी। मैंने फौरन ही खुशी के मारे उनके हाथ से इनाम लिया था और कहने लगी, अम्मा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप नहीं जानती कि मैं कितनी गरीब हूँ। मेरे छोटे बहन भाई हैं, अम्मा है, हमारे घर का गुजारा बहुत मुश्किल से हो रहा था। आपने मेरी तनख्वाह 1 लाख कर दी। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा। वो बड़े अजीब अंदाज में मुस्कुराई थी। फिर कहने लगी, भाई हम तो उनकी बात मानते हैं, वो जो कहते हैं हम उसी पर अमल करते हैं। इसीलिए तुम खुश हो जाओ और उन्हें ऐसे ही खुश करते रहो। मेरी जिंदगी यूं बदल जाएगी, वो भी इस खूबसूरत बंगले में आने के बाद। ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। घर जाकर खुशी खुशी मैंने अम्मा को ये खुशखबरी सुनाई तो वो भी हैरान रह गई। कहने लगी, बेटा देख लो, वो कोई ऐसी वैसी बात ना हो। भला काम करने वालों को इतनी तनख्वाह कौन देता है। अम्मा बजाय खुश होने के उल्टा परेशान। लेकिन मैं उन्हें बहलाते हुए कहने लगी, अम्मा ऐसा कुछ नहीं होगा। आप नहीं जानती जिस बंगले में मैं काम करती हूँ वहाँ एक गहरा राज छुपा है। कैसा राज? अम्मा हैरान थी, लेकिन मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया।
میں جانتی تھی کہ میں نے انہیں ایسا کچھ بتایا تو مجھے کام پر ہی نہیں جانے دیں گی۔ ہر روز کام پر جانا اور معمول کے مطابق واپس آنا، یہی میری روٹین بن گئی تھی۔ لیکن اس دن اماں نے مجھے روک لیا تھا، کہنے لگی آج رات تم یہیں پر رکو کیونکہ میری طبیعت خراب ہے، پوری رات میں جاگتی رہتی ہوں، تم میرے ساتھ بیٹھی رہنا، میری ٹانگیں دباؤ۔ آج وہ بیمار لگ رہی تھی، میں خوفزدہ ہو گئی۔ میں رات کو یہاں رکنا نہیں چاہتی تھی کیونکہ اماں نے مجھے بتایا تھا کہ وہ رات کو اس بنگلے میں حاضر ہوتے ہیں، تو کیا میں انہیں آج دیکھ پاؤں گی؟ نہیں، میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے۔ میں دبکی بیٹھی اماں کی خدمت کرتے رہی، لیکن جیسے ہی رات کے 12 بجے اچانک سے بہت سارے لوگوں کے ہنسنے کی آوازیں، بچوں کے رونے کی آوازیں اور لڑکیوں کے زور زور سے چیخنے کی آوازیں میرے کانوں میں گونجنے لگی۔ یہ آوازیں اسی تہہ خانے سے آ رہی تھی اور ان آوازوں کو سن کر میرے ہوش اڑ رہے تھے۔ میرے چہرے کی رنگت بدل گئی۔ مجھے یوں ڈرتا دیکھ کر اماں کہنے لگی ارے تجھے سب بتا تو دیا ہے، پھر کیوں ڈرتی ہے؟ دیکھ وہ رات کو ہی حاضری دیتے ہیں اور صبح کو غائب ہو جاتے ہیں، تو تجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اماں مجھے سمجھا رہی تھی، لیکن جیسے ہی کسی کی خوفناک آواز آئی تو میں نے ایک چیخ ماری تھی، لیکن وہ دونوں میاں بیوی گہری نیند سو چکے تھے، انہیں میرے ڈرنے سے خاک اثر نہیں پڑا تھا۔ اب میں متجسس ہو کر اسی تہہ خانے کی طرف آئی تھی، پھر اس کے دروازے پر کان لگا کر سننے لگی کہ آخر یہ آنے والی آوازیں کیسی ہیں۔ لیکن اچانک ہی میں نے ایک لمبے چوڑے وجود کو سیڑھیوں سے اوپر کی طرف بھاگتے ہوئے دیکھا۔ مارے خوف کے میں پت بن گئی اور بھاگتی ہوئی صوفے کے پیچھے چھپ گئی۔ ایسے لگ رہا تھا کہ میرا آج دم نکل جائے گا۔ اتنا خوف میں نے کبھی زندگی میں محسوس نہیں کیا۔ تبھی میں نے 2 چھوٹے بچوں کو ریلنگ پر جھولتے دیکھا۔ وہ سیڑھیوں کی گرل پر کھیل رہے تھے، ان کے بھاگنے کی آوازیں، ان کے قدموں کے چلنے کی آوازیں میں اپنے کانوں سے سن رہی تھی، اور ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی میں بھیانک خواب دیکھ رہی ہوں۔ تبھی اچانک ایک عورت اوپر والی منزل کے کمرے سے نکلی اور ان دونوں بچوں کو اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئی۔ یہ سب دیکھنا آسان نہیں تھا۔ میرا پورا وجود پسینے سے بھیگ چکا تھا اور قطرہ قطرہ بن کر پانی نیچے گر رہا تھا، جب اچانک کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میرے اندر تو اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ میں پلٹ کر دیکھ سکتی کہ میرے پیچھے کون ہے۔ میں سمجھ گئی کہ وہ جنات ہی ہیں جو مجھے ڈرانے کے لیے میرے پیچھے آ گیا ہے، کہیں وہ مجھے اسے تہہ خانے میں نہ لے جائے۔ اس سوچ نے میرے دل کی دھڑکنیں بڑھا دی تھی، اس سے پہلے کہ میں چیخ مار کر بے ہوش ہو جاتی۔ اچانک ہی اماں کی آواز پر میں اچھل پڑی جب وہ کہنے لگی یہاں کیا کر رہی ہو؟ بیٹی میں نے تمہیں اس لیے روکا تھا تاکہ تم میرے کمرے میں ہی میری خدمت کرو، تم یہاں کیوں آئی؟ اماں جی میں نے ابھی وہاں کچھ لوگوں کو دیکھا ہے۔ ارے ایسا کچھ نہیں ہے، تم چلو بس اندر کمرے میں۔ وہ مجھے زبردستی اٹھا کر کمرے میں لے آئی تھی، پھر وہیں نیچے فرش پر کپڑا بچھایا۔ حالانکہ مجھے نیند آنے میں بہت خاصی دیر لگی تھی۔ پھر صبح اماں مجھے سمجھاتے ہوئے کہنے لگی کہ دیکھو ان سے گھبرایا نہ کرو، انہوں نے تم پر اتنا بڑا احسان کیا ہے، پھر تمہیں کس چیز کا خوف ہے؟ آرام سے یہاں پر کام کرو اور عیش کرو۔ جو تم سے پہلے عورت کام کرتی تھی وہ بھی ایسے ہی گھبرا کر بھاگی تھی، حالانکہ وہ بھی ایک غریب گھر کی تھی۔ ہم تو چاہتے تھے کہ وہ بھی اپنی قسمت بدلیں اور ان ساری چیزوں کو نظر انداز کر دیں، لیکن اس نے بھی تمہاری طرح کی حرکتیں شروع کر دی تھی، اس لیے یہ سب کرنا چھوڑ دو۔ وہ بڑے آرام سے یہ باتیں کر رہی تھی جیسے ان کے لیے یہ سب معمول کی باتیں ہوں۔ اب میں نے بھی اپنا دل مضبوط کر لیا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ جس طرح وہ عورت ڈر کر یہاں سے کام چھوڑ کر بھاگی تھی، ایسا میں نہیں کروں گی، بلکہ میں یہ سب آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود بھی سب کو نظر انداز کروں گی، کیونکہ اماں جی نے میری تنہا اچھی خاصی کر دی تھی، اور اس تنہا سے تو نہ صرف میں اپنا گھر بنا سکتی تھی بلکہ چھوٹے بہن بھائی اس سے تعلیم بھی حاصل کر سکتے تھے۔ پھر جب مجھے پہلی تنخواہ ملی تو اس کی خوشی ہی الگ تھی۔ اب میں نے اور دل لگا کر کام کرنا شروع کر دیا۔ میں ڈھیر کھانا بنا کر رکھتی، بڑی بڑی کڑھائیوں اور دیگچیوں میں، غرض کے اتنا کھانا پکتا کہ 20-25 لوگ آرام سے کھا لیں۔ میں حیران بھی ہوتی کہ کیا یہ اتنی بڑی تعداد میں یہاں رہتے ہیں اور اماں اور ان کے شوہر کو کوئی پریشانی بھی نہیں ہوتی۔
میں خوش ہو جاتی کہ انہیں میرا بنایا ہوا کھانا بہت پسند آ رہا ہے۔ دوسری طرف اماں میری پہلے سے بھی زیادہ مدد کرنے لگی تھی، اس لیے چپ چاپ میرے ہاتھوں پر کچھ نہ کچھ پیسے رکھ دیا کرتی، جنہیں اماں جمع کرتی رہی تھی۔ پھر میں نے اپنے گھر کی تعمیر شروع کی اور چھوٹے بھائیوں کو اسکول میں بھی داخل کروا دیا تھا۔ میں تو تعلیم حاصل نہیں کر سکی، لیکن میں انہیں تعلیم یافتہ بنانا چاہتی تھی۔ محلے کی عورتیں اماں کے پاس آ کر کہتی، ارے تیری بیٹی سکینہ آج کل کیا کرتی پھر رہی ہے جو تیرے گھر کے حالات اتنی جلدی بدل گئے؟ کہیں وہ کسی غلط دھندے میں تو نہیں پھنس گئی؟ اماں کہنے لگی، اللہ نہ کرے میری بیٹی غلط کام میں پھنسے، وہ تو کسی بڑے بنگلے پر جا کر کھانا پکاتی ہے اور مالک خوش ہو کر اسے اچھی تنخواہ دے رہے ہیں۔ ارے ہمیں بھی اسی بنگلے پر لگوا دو، ہم بھی عیش کر لیں۔ اماں کہتی کہ وہاں پر صرف ایک ہی ملازمہ کی ضرورت ہے، کیونکہ وہاں پر رہنے والے 2 بوڑھے میاں بیوی ہی ہیں۔ اماں نے ابھی سے ہی میری شادی کا جہیز جوڑنا شروع کر دیا تھا، جبکہ میں انہیں منع کرتی اور کہتی کہ ابھی مجھے زندگی میں بہت کچھ کرنا ہے، اسی لیے وہ میری شادی کے بارے میں نہ سوچیں۔ لیکن ایک دن میں حیران رہ گئی جب شہر میں رہنے والے ہمارے ایک چچا اماں کے پاس آئے اور کہنے لگے، بھابھی میں اس گھر کا حصہ لینے آیا ہوں۔ اماں حیران ہو کر کہنے لگی، کیسا حصہ؟ تو وہ کہنے لگے، کئی سال پہلے میں اس گھر کو چھوڑ کر شہر چلا گیا تھا، وہاں پر میرا کاروبار ہے، لیکن آج مجھے پیسوں کی ضرورت ہے تو آپ کو یہ گھر بیچنا ہوگا۔ اماں کہنے لگیں، لیکن حبیب نے تو مجھے کبھی ایسا نہیں کہا کہ اس گھر میں آپ کا بھی حصہ ہے۔ بھائی میں بیوہ ہو چکی ہوں اور تمہارا بھائی اس دنیا سے چلا گیا ہے، مجھ پر رحم کرو، میں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر کہاں جاؤں گی؟ میری بیٹی ہی گھر چلا رہی ہے اور اس کے علاوہ تو ہمارا گزارا بھی نہیں۔ تو چچا کہنے لگے، میری بھی مجبوری سمجھیے بھابھی، یہ گھر بکے گا تو مجھے پیسے ملیں گے جو میں اپنے کاروبار میں لگاؤں گا، ورنہ میرا تو سارا کاروبار ڈوب جائے گا۔ آپ کو اس گھر کی فکر ہے، اپنے بچوں کی فکر ہے، مجھے بھی تو اپنے بچوں کی فکر ہے، اپنے کاروبار کی فکر ہے۔ آپ کو یہ گھر بیچنا ہی ہوگا۔ وہ اتنے سنگ دل ہوں گے یہ تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ آپ کے پاس 1 ہفتہ ہے، جب تک مجھے بتا دینا کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ یہ کہہ کر وہ چلے گئے تھے، جبکہ اماں زور زور سے رونے لگی۔ شام کو جب میں کام سے واپس آئی تو اماں نے مجھے ساری باتیں بتائی، اس سے میری حالت بری ہو گئی تھی۔ میں کہنے لگی کہ اماں آپ نے انہیں ذلیل کیوں نہیں کیا؟ ابا کے مرنے پر تو وہ آئے نہیں اور آج چلے آئے ہیں اس گھر میں حصہ لینے، انہیں 1 پائی بھی نہیں ملے گی۔ اماں سسک سسک کر رو رہی تھی، پھر کہنے لگی، بیٹا اگر یہ گھر بک گیا تو ہم کیسے گزارا کریں گے؟ کرائے کے گھر میں رہنا بہت مشکل ہے، اس ایک کمرے کے گھر میں اپنا سر چھپا کر بیٹھے ہیں، ورنہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑیں گی۔ اماں بہت پریشان ہو گئی تھی، لیکن مجھے اپنے چچا کے اوپر بہت غصہ آ رہا تھا۔ رشتہ دار ہوتے ہی بے حس ہیں، وہ کبھی بھی اپنوں کی تکلیف کا احساس نہیں کرتے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ جیسے ہی چچا آئیں گے تو میں انہیں خوب ذلیل کر کے اس گھر سے نکالوں گی۔ پھر اس دن میں نے چھٹی کی تھی کیونکہ آج چچا نے آنا تھا۔ آج پورا 1 ہفتہ ہو گیا تھا، تو میں غصے سے انہیں کہنے لگی کہ ہم آپ کو 1 پائی نہیں دیں گے، یہ گھر ہمارا ہے اور اس گھر کے کاغذات میرے پاس رکھے ہیں۔ چچا آپ نے ایسا سوچ بھی کیسے لیا کہ میں اس گھر سے آپ کو حصہ دوں گی؟ ویسے بھی دادی نے یہ پورا گھر ابا کے نام کر دیا تھا اور آپ کا جو حصہ تھا وہ آپ لے کر شہر چلے گئے تھے، اس سے ہی کاروبار شروع کیا تھا۔ مجھے ابا کی بتائی سب باتیں یاد تھیں۔ چچا نے غصے سے مجھے دیکھا اور کورٹ جانے کی دھمکی دینے لگے، کہنے لگے کہ ٹھیک ہے اب تمہیں میں عدالت میں گھسیٹوں گا، تم ماں بیٹی بہت ہوشیار ہو گئی ہو۔ وہ مجھے دھمکیاں دیتے ہوئے چلے گئے، جبکہ مارے پریشانی کی اماں بے ہوش ہو گئی تھی۔ میں انہیں سنبھالنے لگی، پریشان سی بیٹھی تھی۔ دوسرے دن پریشان چہرہ لیے میں کام پر گئی تو اماں کہنے لگی، آج تو یہ بلبل بڑی اداس لگ رہی ہے، کیا بات ہے؟ وہ مجھ سے خاص لگاؤ رکھتی تھی، تو میں روتے ہوئے کہنے لگی، اماں ایک بڑی پریشانی آ پڑی ہے، آپ نہیں جانتی کہ میرے گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ میں نے انہیں ساری بات بتائی تو وہ غصے سے کہنے لگی، وہ انسان اس قدر لالچی ہے، اف مجھے تو شرم آ رہی ہے، کس قدر بے حس ہوگا وہ، تمہارے باپ کا بھائی ہے، اسے تو انسان بھی کہنا نہیں چاہیے۔ لیکن بیٹی تم فکر نہ کرو،
कुछ न कुछ इस मसले का हल निकल आएगा। मैंने हाँ में सर हिला दिया। वैसे भी यहाँ काम करने के बाद मेरा घर बहुत अच्छे से चल रहा था। ये अम्मा और उनके शोहर की मेहरबानी थी। पर उस दिन काम करते करते मुझे बहुत देर हो गई। लेकिन जैसे ही मैं उस बंगले से निकली तो सामने सड़क के करीब चलता एक आदमी तेजी से मेरे पास आया था। वो मुझे सर से पांव तक देख रहा था। क्या हुआ भाई, ऐसे क्यों देख रहे हो? मैंने गुस्से से उसे कहा था। तुम इस बंगले में क्या करने गई थी? वो भी तेज लहजे में कहने लगा। मैं बंगले में काम करती हूँ, खाना पकाने आती हूँ, तुम्हें क्या तकलीफ है? अब मैंने बदतमीजी से कहा तो उसने अपना सर दोनों हाथों में थाम लिया था। ये क्या कह रही हो तुम? ये बंगला तो 10 सालों से खाली पड़ा है, इतना उजाड़ और वीरान हो चुका है। इसके कागज आ चुके हैं, जल्दी से गिराया जाएगा। और तुम यहाँ काम करती हो? मैं भी तो सुनूं कि तुम किसके घर काम करती हो, या कौन रहता है यहाँ? यहाँ दोनों बूढ़े मियाँ बीवी रहते हैं। मैं उनकी खिदमत करती हूँ, सफाई सुथराई भी करती हूँ और खाना भी पकाती हूँ। अब मैं उंगलियों पर उसे काम गिनवा रही थी, जबकि वो अजीब बातें कर रहा था। कहने लगा, कैसी बातें कर रही हो लड़की? वो दोनों मियाँ बीवी जो उस घर में रहते थे, वो तो आज से 20 साल पहले मर चुके हैं। फिर यहाँ कौन रहता है? मुझे वो आदमी पागल लग रहा था। मुझे यूं देखते पाकर वो कहने लगा, मैं सच कह रहा हूँ लड़की, जरूर तुम किसी भूतों के पास काम करने जाती हो, वरना यहाँ इंसान का रहना तो नामुमकिन है। इस बिल्डिंग को 2-3 साल पहले ही मखदूश करार दिया गया था, ये अनकरीब गिरने वाली है। अचानक ही एक सनसनाहट सी मैंने अपने वजूद में महसूस की थी। वो बंगला जो मेरी नजरों में बहुत खूबसूरत था, मेरी नजर उसकी पिछली दीवारों पर पड़ी, जहाँ पर लातादाद दरारें मुझे दूर से दिखाई दे रही थी। एकदम से वो बंगला इंतहाई पुराना और बोसीदा लगने लगा। तभी मैं उस आदमी से कहने लगी कि अब मेरे साथ अंदर चले, मैं आपको अपनी आंखों से वो दोनों मियाँ बीवी दिखाऊंगी। उसने कानों को हाथ लगाया और कहने लगा, मैं तो कभी भूले से भी यहाँ ना जाऊं, तुम्हें भी मना कर रहा हूँ कि कभी यहाँ ना जाना। भले ही कोई कितना लालच दे, कितने पैसों का कहे, देख लेना भाई, नुकसान उठाओगी। वो तो ये कहकर यहाँ से भाग गया था, जबकि मैं तो अपने कदमों पर खड़ी होने के काबिल न रही थी। खौफजदा चेहरे के साथ एक बार फिर से मैं उसके अंदर जाने का इरादा कर चुकी थी। वो आदमी सच कह रहा है या झूठ, या फिर एक मन घड़त दास्तान सुना रहा है, यही देखने के लिए मैं दबे पांव अंदर आई थी। सामने दोनों मियाँ बीवी बैठकर टीवी देख रहे थे, लेकिन टीवी पर चलने वाली फिल्म इंतहाई खौफनाक थी, जो किसी जिन्नात की कहानी पर मबनी थी। मैंने धीमी सी आवाज लगाई, अम्मा जी, अम्मा जी, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी थी, बल्कि दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे से बात करते हुए जोर जोर से कहके लगा रहे थे। तभी वो बूढ़ी औरत पलटकर मुझे देखने लगी। अरे क्या हुआ, तुम फिर आ गई? अभी तो छुट्टी लेकर गई थी। मैंने देखा सीढ़ियों पर खेलने वाले बच्चे आज फिर से झूल रहे थे, और वो सामने कमरे में खड़ी हुई औरत, जिसकी खौफनाक आंखें मुझे देख रही थी। चीख मारकर मैं पलटकर भागने वाली थी कि अचानक से अम्मा की आवाज पर रुक गई थी। वो सही कह रहा था बेटी। कौन? आप किसकी बात कर रही हैं? मेरा पूरा वजूद होले होले कांप रहा था। उस आदमी की जो तुम्हें हकीकत बता रहा था। क्या मतलब है आपका? मैं हैरत से उछल पड़ी थी, जब ही दोनों बूढ़े मियाँ बीवी अजीब अंदाज में हंसने लगे। इस घर के मालिक 20 साल पहले मर गए थे, और वो दोनों बिल्कुल हमारे जैसे दिखते थे। दोनों बूढ़े मियाँ बीवी जिन्हें उनका खानदान छोड़कर चला गया था, बड़े ही सिसक कर मरे थे बेचारे। लेकिन हम आज इस घर में रहते हैं क्योंकि हम भी जिन्नात हैं। ये कहकर दोनों मियाँ बीवी इस कदर जोर से कहके लगा रहे थे, ऐसे लग रहा था जैसे उनके हंसने से मेरा दिल बंद हो जाएगा। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। अदम तहफ्फुज़ का एहसास मुझे पूरी शिद्दत से अपने घेरे में ले रहा था। मेरे साथ कोई धोखा हुआ है क्या? अम्मा जी और बूढ़े आदमी ने मुझे पागल बनाया है। अब मैं यहाँ से भागना चाहती थी, लेकिन अचानक ही मेरे कदम जमीन में पैवस्त हो गए थे। तभी वो बूढ़ी औरत जो एक जिन्नज़ादी थी, धीरे धीरे चलती हुई मेरे करीब आई और मेरे सर पर हाथ रखते हुए कहने लगी, घबराओ मत बेटी, हम एक जिन्नात हैं। हम तुम्हें डराएंगे नहीं, ना ही तुम्हें खौफजदा करना चाहते हैं।
لیکن بیٹا ہمیں ہمیشہ سے ہی انسانی عورتوں کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا اچھا لگتا تھا، اس لیے ہم کسی نہ کسی عورت کو کھانا پکانے پر رکھ لیتے تھے۔ دراصل ہم دونوں میاں بیوی جنات ہیں اور اس گھر میں ہمارا پورا خاندان رہتا ہے۔ میں نے تم سے جھوٹ کہا تھا کہ وہ سب تہ خانے میں رہتے ہیں، وہ سب انہی کمروں میں رہتے ہیں۔ وہ دیکھو، اوپر والا کمرہ میری چھوٹی بہو کا ہے، اس کے برابر والا میری بڑی بہو کا، نیچے والا کمرہ میری بیٹی کا ہے، اور یہ جو سیڑھیوں پر بچے کھیلتے پھر رہے ہیں یہ سب میرے پوتے پوتیاں، یہ سب جنات ہیں۔ اچانک ہی سارے کمروں کے دروازے کھلنے لگے اور ان سے نکل کر آنے والے وہ جنات ہنستے ہوئے مجھے دیکھ رہے تھے، جبکہ میرے اندر اتنی طاقت بھی نہ تھی کہ میں یہاں سے بھاگ جاتی۔ پھٹی پھٹی نگاہوں سے میں اس بوڑھی جنزادی کا چہرہ دیکھتی رہی۔ میرے خوف کو دیکھتے ہوئے وہ کہنے لگی، بیٹا ہم کئی سال سے اس گھر میں آباد ہیں، لیکن جب وہ دونوں بوڑھے میاں بیوی اکیلے اس گھر میں رہتے تھے تب ہی ہم اس گھر میں آ گئے تھے۔ پہلے ہم انہیں تنگ کرتے، لیکن جب ان کی تکلیف کا احساس کیا، انہیں راتوں کو روتے دیکھا، وہ بھی اپنی اولاد کے لیے، تو ہم نے ان کی خدمت میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ ہم انہیں خوش کرنا چاہتے تھے۔ آہستہ آہستہ انہیں بھی معلوم ہو گیا کہ چپکے چپکے ان کے گھر کا کام کون کر کے جاتا ہے، کون ہے جو ان کی راتوں کو خدمت کرتا ہے۔ ان کی سگی اولاد انہیں چھوڑ کر دوسرے ملک چلی گئی تھی، اور ہم جنات نے ہی انہیں سہارا دیا، ان کا خیال رکھا۔ پھر جب انہیں یہ بات پتہ چل گئی مرنے سے پہلے، انہوں نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہنے لگے، اپنے پورے خاندان کو سمیٹ کر اس گھر میں رکھنا، تمہارا خاندان تم سے جدا نہ ہو جائے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ جب بچے ماں باپ سے دور ہو جاتے ہیں تو ان کے دل پر کیا گزرتی ہے۔ دونوں میاں بیوی بڑے ہی غم میں فوت ہوئے تھے۔ ایسے میں نے اپنے پورے خاندان کو یہیں پر بسا لیا۔ یہ جنات کا گھر ہے اور یہاں پر وہی آباد ہیں، لیکن ہم نے کبھی تمہارے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا۔ دیکھو، ہم نے تمہیں مالا مال کرنے کا فیصلہ کیا تھا، کیونکہ تمہارا کام، تمہارا کھانا بنانا، تمہاری معصومیت سب بہت پیاری ہے۔ تم ایک معصوم لڑکی ہو۔ کیا ہم نے تمہیں کبھی کوئی تکلیف دی ہے؟ اب وہ بوڑھی جنزادی مجھ سے پوچھ رہی تھی۔ میں نے آنسو بھری نظروں سے انہیں دیکھتے ہوئے نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ بوڑھی جنزادی کہنے لگی، تو پھر رو کیوں رہی ہو؟ ہم نے کبھی اپنی ذات سے تمہیں تکلیف نہیں دی، ہم تو تمہاری پریشانی دور کرنا چاہتے ہیں۔ وہ دیکھو میری بیٹی جو ایک جنزادی ہے، وہ تمہاری ہی ہم عمر ہے۔ اس نے کہا کہ ہم تمہاری مدد کریں کیونکہ تم آج بہت پریشان ہو۔ جاؤ بیٹی، لڑکی کے لیے وہی پیسے لے کر آؤ جو ہم نے اس کے لیے رکھے ہیں۔ بیٹی نے ایک تھیلی پکڑائی تھی جو اس بوڑھی جنزادی نے میرے حوالے کر دی۔ اس میں تمہارے گھر کے لیے پیسے ہیں جو تمہارا چچا لینے آئے گا، تم اسے یہ پیسے دے دینا، وہ لالچی آدمی ان پیسوں سے خوش ہو جائے گا، اس کے بعد تمہارا گھر بچ جائے گا تو تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ میں نے کپ کپاتے ہوئے ان کا شکریہ ادا کیا تھا، پھر دھیرے سے چلتی ہوئی اس بنگلے سے باہر آ گئی۔ میں روتی جا رہی تھی اور چپ چاپ اسے دیکھے جا رہی تھی۔ گھر جاتے ہی اماں کے سینے سے لگ کر آنسو بہانے لگی۔ وہ تھیلی ابھی تک میرے ہاتھ میں تھی جو پیسوں سے بھری ہوئی تھی۔ اماں کو میرا رونا سمجھ نہیں آیا۔ میں انہیں کیسے بتاتی کہ میں اتنے دن سے کیسے بنگلے میں کام کر رہی تھی جہاں پر جنات رہتے ہیں اور وہ مجھے اپنے پاس کام کرنے کے لیے بلا رہے ہیں۔ لیکن جب اماں نے تھیلی کھول کر دیکھی تو حیرت سے دنگ رہ گئی۔ کہنے لگی، اتنے سارے پیسے کہاں سے آئے؟ یہ پیسے اس بوڑھی عورت نے دیے ہیں اماں۔ اب میں دوبارہ کبھی اس گھر میں کام کرنے نہیں جاؤں گی۔ میں مسلسل روئے جا رہی تھی۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ میری بچی، انہوں نے تو تمہاری اتنی مدد کی اور تو ایسے کہہ رہی ہے؟ اماں حیران تھی تو میں کہنے لگی کہ اماں، آپ نہیں جانتی کہ میں اتنے دن سے اس گھر میں جا رہی تھی جہاں پر جنات رہتے ہیں۔ مجھ سے کام کروانے والے وہ جنات ہیں اماں، وہ بالکل انسانوں کی طرح نظر آتے تھے، لیکن آج مجھے ساری حقیقت کا علم ہو گیا ہے۔ اماں حیران تھی۔ میں نے انہیں ساری بات بتا دی، شروع سے لے کر آخر تک کہ کس طرح وہ مجھے پاگل بناتے رہے۔ مجھے اس گھر میں جوان بچے، مرد، عورتیں چلتی پھرتی دکھائی دیتی تھی، لیکن وہ ہمیشہ یہی کہتی کہ یہ سب جنات ہیں جو کہ اس گھر میں رہتے ہیں۔ لیکن اماں، وہ بوڑھی اماں بھی ایک جن ذاتی ہے، وہ اپنے پورے خاندان کے ساتھ اسی گھر میں آباد ہے۔ اماں نے فوراً ہی مجھے سینے سے لگا لیا اور کہنے لگی، بیٹا آج تم بہت ڈری ہوئی ہو۔ میں تو کہتی ہوں کہ دوبارہ کام کرنے جانا، لیکن انہوں نے اتنے پیسے دیے ہیں،
इसके पीछे जरूर तो कोई वजह होगी। अम्मा वो मेरी मदद करना चाहते थे। अब मैं सर झुकाकर एक और इंकशाफ कर रही थी। अम्मा हैरान रह गई। वो कहने लगी कि लगता है वो बहुत अच्छे और नेक जन्नात है। फिर चचा आकर अम्मा को धमकियां देने लगे और मैंने उन पैसों में से सारे पैसे चचा को दिए और उन्हें यहाँ से भगा दिया। चचा की आंखों में लालच उतर आया था। कहने लगे, इतने सारे पैसे तुम दोनों माँ बेटी के पास कहाँ से आए? अगर तुम मुझे ये पैसे ना देती तो मैं केस कर देता। मैंने नफरत से उनका चेहरा देखा। वो हम यतीमों पर इस कदर जुल्म करेंगे ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। अब मैं कई और काम ढूंढने की कोशिश कर रही थी क्योंकि वो तो सारे पैसे चचा ले जा चुके थे। फिर उस दिन मैं एक फैक्ट्री में गई काम ढूंढने के लिए, लेकिन उनका कहना था कि हमें एक तजर्बाकार और पढ़ी लिखी लड़कियों की जरूरत है। मैं मायूस होकर चली आई थी। अभी उसी रास्ते से गुजर रही थी कि जब अचानक मेरी नजर उसी खूबसूरत बंगले पर पड़ी। मैं खौफजदा होकर यहाँ से भागने वाली थी कि अचानक किसी की आवाज पर पलट कर देखा। ये वही बूढ़ी जिनजादी थी जो मोहब्बत भरी नजरों से मुझे देख रही थी। उसे अपने सामने देखकर मैं हैरान रह गई। वो मेरे करीब आकर कहने लगी, बेटी आज हमारे लिए खाना नहीं बना, देखो हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मैंने जैसे ही घर की छत की तरफ देखा तो सामने छत पर खड़े वो सारे जिन्नात मुझे दिखाई दिए जो मुझे अपनी तरफ बुला रहे थे और मुस्कुराती नजरों से मुझे देख रहे थे। ये मंजर बहुत हैबतनाक था। मैं पागलों की तरह वहां से भागने लगी, लेकिन वो बूढ़ी जिनजादी मुसलसल मुझे आवाजें दिए जा रही थी। मुझे पूरी शिद्दत से रोना आ रहा था। यह हकीकत थी कि उन दोनों से मैं बहुत लगाव महसूस करती थी, उनकी बहुत इज्जत करती, उनकी खिदमत करना चाहती थी, ये समझकर कि उनकी औलाद उन्हें छोड़कर जा चुकी है। लेकिन जब उन्होंने मुझे उस बंगले में रहने वाले उस बूढ़े मियाँ बीवी की कहानी सुनाई तो मुझे वो कहानी सुनकर बहुत दुख हुआ कि किस तरह वो सिसक सिसक कर अपनी औलाद को याद करते हुए फौत हुए। फिर उस रात मैंने अम्मा को बता दिया कि अम्मा आज फिर वो जिनजादी मुझे बुला रही थी उसी बंगले में। वो कह रही थी कि हमारे लिए खाना बनाओ, हमें तुम्हारे हाथ का खाना बहुत पसंद है। अम्मा ये सुनकर हैरान रह गई। कहने लगी कि बेटा जिन्नात का ऐसे दिल न दुखाओ, जब तक वो यहाँ रह रहे हैं तुम ऐसे उनकी खिदमत करती रहो। यूं अम्मा के कहने पर मैं एक बार फिर से उसी बंगले में जाने लगी। गो कि अब पहले जैसी बात नहीं थी, क्योंकि बात बात पर मैं खौफ से उछल पड़ती। मुझे ऐसे लगता है जैसे वो सब मुझे डराने के लिए आते हैं। बूढ़े बूढ़ी भी अब टीवी पर खौफनाक फिल्में लगाकर देखते। मैं हैरान होती कि ये ऐसे टीवी कैसे देखते हैं, अपनी जिंदगी पर बनी हुई फिल्म कैसे देख लेते हैं। जब मैंने ये बात उसी जिनजादी से पूछी तो कहने लगी कि इंसान हमसे डरते हैं। कुछ जिन्नात शैतान सिफत होते हैं और कुछ नेक होते हैं, लेकिन इंसान हमें शैतान समझते हैं, जबकि वो खुद सबसे बड़े शैतान और दौलत के पुजारी होते हैं। ये बात तो हकीकत थी। मैं दिल से अम्मा जी की बात को तस्लीम कर चुकी थी, लेकिन उनकी अगली बात ने तो मुझे चौंका दिया जब वो कहने लगी कि अब हम पूरा खानदान यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ के लोग हमारे बारे में जानते हैं, वो हमें तंग करते हैं, इसलिए हमारे बच्चे कहीं आ जा भी नहीं सकते क्योंकि वो बहुत शरारत करते हैं। अब हम दूर एक जंगल में अपना ठिकाना बनाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता मेरा खानदान बड़ा हो रहा है, जिसकी मुझे बहुत खुशी है। ये सुनकर मैं मायूस हो गई कि अब मुझे कहीं काम ढूंढ लेना चाहिए। फिर अम्मा अब घर में सिलाई करने लगी थी और मैं एक दूसरे घर के मोहल्ले में रहने वाली एक अमीर औरत के घर काम करने लगी, क्योंकि वो जिनजादी पूरे खानदान को लेकर यहाँ से दूर जा चुकी थी। अब मैं खामोशी से घर का कामकाज करती। मैं जानती थी कि मेरे कंधों पर बहुत जिम्मेदारियां हैं, लेकिन एक दिन मैं हैरान रह गई जब कुछ लोग मुझे ढूंढते हुए घर तक पहुंच गए। वो लोग एक कागज लेकर आए, फिर कहने लगे कि सकीना हबीब कौन है? मैं कहने लगी कि मैं ही सकीना हूँ। तो वो कहने लगे कि अरे आपके नाम पर तो एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी निकली है, जो आज से 20 साल पुराना एक बंगला है, वो आपके नाम है। और आपके नाम करने वाली वो औरत कहती है कि उस लड़की ने मेरी बहुत खिदमत की, तो इसीलिए मैंने ये बंगला उसके नाम कर दिया है। ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ सच कह रहे हैं, क्योंकि आपने उनकी बहुत खिदमत की है, इसीलिए वो आपके साथ ये नेकी करना चाहते हैं। वो दोनों आदमी मुझे कागज दिखा रहे थे जिसमें वो बंगला मेरे नाम कर दिया गया था। अब मैं हैरान परेशान सी रह गई। फिर वो आदमी कहने लगा कि वो बंगले की जगह मैं खरीदना चाहता हूँ।
मैं आपको उस बंगले की रकम दूंगा। क्योंकि वो मखदूश हो चुका है इसलिए मैं वहां पर एक होटल बनाना चाहता हूँ, क्योंकि वो बीच सड़क पर वाक़ है। मैं फौरन ही राजी हो गई थी, क्योंकि ये बात तो मैं भी जानती थी कि वो बंगला बहुत पुराना है और मखदूश हालत में है, कभी भी गिर सकता है। पर उन्होंने मुझे एक भारी रकम दी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं रातों रात इतनी बड़ी रकम की मालिक बन जाऊंगी। सब घर वाले हैरान थे। मेरे छोटे बहन भाई तो खुशी से उछल रहे थे और अम्मा ने मुझे गले लगाया और कहने लगी, मेरी बेटी का नसीब इतना अच्छा है, ये तो मुझे भी मालूम नहीं था। लेकिन मैं हैरान परेशान अम्मा से कहने लगी कि अम्मा, मुझे अच्छी तरह यकीन है कि उन लोगों को कोई गलत फहमी हुई है और इतने सारे पैसे इतने आराम से देकर चले गए। मैं इस बात पर हैरान हूँ। यूं उनकी दी हुई दौलत से रातों रात हमारे हालात बदल गए थे। फिर हमने अपना एक खूबसूरत घर खरीदा और पुराने घर को बेच दिया। फिर मैंने अपना कारोबार शुरू कर दिया, अपना एक रेस्टोरेंट बनाया और छोटे बहन भाइयों को भी साथ लगाया। वो शहर के एक पोश इलाके में था, इसलिए दिन रात तरक्की करने लगी। सब हैरान थे कि इतनी कम उम्र लड़की इतनी तजर्बेकार है, देखो कैसे अपना होटल चला रही है। लेकिन मैं इस बात का राज जानती थी कि आखिर वो पैसे देने वाले लोग कौन थे, कहाँ से आए थे, और अपने साथ पैसों से भरा हुआ बैग भी लेकर आए थे। एक दिन जब मैं अपने घर की तरफ जा रही थी, रात का 1 बज रहा था, जब मुझे किसी के हंसने खिलखिलाने की आवाज सुनाई दी। जैसे ही मैंने पलटकर देखा तो हैरान रह गई। वो बूढ़ी अपने एक जिन्नात बच्चे के साथ खेल रही थी। अम्मा जी, आप यहाँ? मैं हैरत से उनके सामने गई तो वो कहने लगी, हाँ सकीना बेटी, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। देखो आज तुम कुछ हो ना अपनी जिंदगी में, तुमने हमारी इतनी खिदमत की, मेरे खानदान के लिए ढेरों खाना पकाती थी, तो तुम्हारी इतनी सी भी मदद ना करती तो क्या वो मदद आपने की थी? मेरी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने हाँ में सर हिलाया और कहने लगी, हाँ मैं तुम्हें एक अच्छी जिंदगी देना चाहती थी, क्योंकि तुम बहुत नेक और मासूम लड़की हो। जाहिर है इंसान ऐसी बातों पर यकीन नहीं करते, लेकिन मैं तुम्हें जो कुछ भी कहती थी तुम फौरन यकीन कर लेती थी। तुम्हें हम दोनों जिन्नात मियाँ बीवी पर पूरा भरोसा था, लेकिन तुम्हें डराना मुझे बहुत अच्छा लगता था। जब तुम हम जिन्नात से डरती तो मुझे बहुत अच्छा लगता, जैसे तुम बहुत भोली हो, और आज के बाद अपनी सम्मा को कभी न भूलना। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं उनसे कहने लगी कि मैं भी आपकी सच्चे दिल से मोहब्बत करती थी, यह जानने के बावजूद कि आप इंसान नहीं बल्कि जिन्नात हैं, और आपका पूरा खानदान उस बंगले में आबाद है। हमेशा के लिए उस जिनजादी की याद मेरे दिल में बस गई थी।